हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखने वाले हैं सोशियोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बीपीएससी तैयारी फॉर स्टेट सेकंड फेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके सोशियोलॉजी में बार बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है सोशियोलॉजी का। जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का सिलेबस है। उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उस सारे टॉपिक हमने कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है। साथ में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे गए थे। ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो जिसके अंदर आपका सोशियोलॉजी, जीके, जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस तरह आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने अपना खुद का पेपर क्वालिफाई किया था, ये सब कुछ बताया जाएगा। साथ में आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप दिया जाएगा जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हैं। वहाँ पे डेली क्यूज, प्रैक्टिस सेट और वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसे आप अटेम्प्ट करके अपना और बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का सोशियोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग, 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये कंप्लीट नोट्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। आप भी ले सकते हो अगर आप सच में सीरियस हो अपने भविष्य को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर। तो कंप्लीट डिटेल के लिए आज इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक डिटेल आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरियाली से, पर्यावरण से, भूमि सुधार से या ऑप्शन डी कृषि आधुनिकीकरण से? तो याद रखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि आधुनिकीकरण से संबंधित माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि श्रीनिवास द्वारा परिभाषित एक अवधारणा वो प्रक्रिया जिसके द्वारा एक निम्न हिंदू जाति या जनजाति अथवा अन्य समूह अपनी प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारधारा और जीवन के तरीके को उच्च और अधिकतर दी जाति की दिशा में बदलती है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है नातेदारी, ऑप्शन बी है नगरीकरण, संस्कृतिकरण या ऑप्शन डी भूमंडलीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृतिकरण। अगला क्वेश्चन है, अपने सांस्कृतिक मूल्य को अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप टाइप करते चलना। ऐसा करने से क्वेश्चन का आंसर आपको याद भी हो जाता है और आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस भी कर पाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट, आप लोग सारे लोग कमेंट करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग कर दीजिएगा जो अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन 93 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपको सही मिलान करना है। निम्न में लेखक और उसकी पुस्तक से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको नहीं बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका जी.एस. घुरिये, जो कि उनका एक फेमस पुस्तक था कास्ट एंड ऑक्यूपेशन। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, लेकिन आपको इनकरेक्ट बताना है। सेकंड ऑप्शन है डी.पी. मुखर्जी, उनका एक फेमस पुस्तक था डायबसिटीज। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी आपका राइट है। ऑप्शन सी है एम एन श्रीनिवास का मॉडर्न इंडिया कल्चर,
ये पुस्तक उनके द्वारा लिखी नहीं गई है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि आपको राइट बताना था। और याद रखिएगा, ए आर देसाई का एक काफ़ी फेमस पुस्तक था जिसका नाम था सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, द अनक्वाइट बुक्स लेखक किसे माना जाता है? अनक्वाइट ओट्स किसके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, आपको बताना है। याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में हमेशा से बुक के राइटर और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट जरूर करना। और याद रखिएगा कि द अनक्यूट ओट्स आपके रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है खुली व्यवस्था, अर्जित प्रसिद्धि, धार्मिक योग्यताएं या वर्ग चेतना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला ऑप्शन है अंत समूह, डब्ल्यू जी समनर, प्राइमरी ग्रुप, सी एच कुले। ऑप्शन सी है रेफरेंस ग्रुप, हर्बर्ट हाइमन या ऑप्शन डी वह समूह लेस्टर वार्ड। तो याद रखिएगा, जो आपका आउट ग्रुप है वो लेस्टर वर्ड से मैच नहीं करता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्न में कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन में बाधा नहीं है? पहला ऑप्शन है वर्ग व्यवस्था, ऑप्शन बी है अशिक्षा, ऑप्शन सी परंपरा की ताकत या ऑप्शन डी जाति व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लास सिस्टम जो है आपका सोशल चेंज का कोई भी परिवर्तन बाधा नहीं करता। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन इकोलॉजिकल मूवमेंट माना जाता है, ठीक है? बहुत बच्चे गलत आंसर टिक आउट कर रहे हैं। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन इकोलॉजिकल मूवमेंट है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। मैक्स वेबर सत्ता को मानते हैं। आपको बताना है कि मैक्स वेबर किस सत्ता को मानते हैं? कानूनी शक्ति, परंपरागत शक्ति, धार्मिक शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कानून का तोड़ना क्या है? कानून को तोड़ना एक साहस है या अपराध है, शक्ति का प्रदर्शन है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा, आपको बचपन से कहा जाता है कानून तोड़ना एक अपराध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम नहीं है? पहला ऑप्शन है उग्र राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता में बाधक, जनधन की हानि या धार्मिक कट्टरता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता शहरीकरण से संबंधित नहीं है? ये सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को ऑप्शन टिक आउट करना। देखने में क्वेश्चन काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर टिक आउट किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉमन गोल्स। शहरीकरण में कभी भी आपका संबंधित विशेषता नहीं माना जाता कि सबका लक्ष्य एक समान हो, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रवाद का कारण माना जाता है? पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय असमानता, पारिवारिक विघटन, अंतर पीढ़ी संघर्ष या सभी विकल्प सही हैं। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रीय असमानता। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किस संस्था से संबंधित है?
इससे तो पहले आप रट्टा ज़रूर मार लेना, क्योंकि सवाल आपके एग्ज़ाम में 100% पूछेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जो आपका 73 अटैचमेंट था, वो किस संस्था से संबंधित है, आपको ये बताना है। जाति से, परिवार से, पंचायती राज या धर्म से। तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा आपके पंचायती राज से समाजशास्त्र में 1 से 2 सवाल पूछा जाता है। अगर आप ऐसे ऑप्शन में फँस जाओ, तो आप एक जुआ खेल सकते हो कि पंचायती राज ऑप्शन में दिख रहा हो और आपको पता है कि पंचायती राज से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप पंचायती राज टिक आउट कर सकते हो और आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, पेरियर, रामकृष्ण या ज्योतिराव गोविंदराव फुले? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भूमंडलीकरण का आशय क्या है? इन चार ऑप्शन को देखिए और बताइए क्वेश्चन 107 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल कल्चर। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा अल्पसंख्यक समूह बड़ा है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि भारत में जो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा अल्पसंख्यक समूह में काफी बड़ा है? मुस्लिम, जैन, ईसाई या सिख? काफी आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें किसी की गलती ना हो, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करोगे, आप आसानी से बता पाओगे। याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा संख्या के मामले में हिंदू सबसे ज़्यादा हैं। अल्पसंख्या उसे कहा जाता है जो मेजॉरिटी से कंपेयर में आपका संख्या कम होता है, उसे कहा जाता है अल्पसंख्यक। जैसे कि मुसलमान, जैन, ईसाई, सिख, ये सब आपके अल्पसंख्यक है इंडिया में। और अल्पसंख्यक में सबसे बड़ा समूह कौन है? तो आपका मुस्लिम है, क्योंकि हिंदू के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका मुस्लिम में इंडिया में रहती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ऐसा सवाल आपसे पूछ लेता कि अल्पसंख्यक में समूह में सबसे छोटा कौन-सा है? तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? उस मामले में आपका राइट आंसर हो जाता है जैन, ठीक है? क्वेश्चन 109, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन किसके द्वारा एक फेमस पुस्तक लिखी गई है? पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, मनकर ओल्सन, आर.सी. पांडे या वाई सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानकर ओल्सन। निम्नलिखित में कौन से मापदंड का उपयोग मंडल कमीशन आयोग ने एक विशेष जाति वर्ग को पिछड़ा मानने के लिए किया था? पहला ऑप्शन है सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक या ऑल ऑफ दिस। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सारा गलत, सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बेटे के व्यवहार पर माता का नियंत्रण, ये कौन सा नियंत्रण माना जाता है? पहला ऑप्शन है इनडायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल, फॉर्मल कंट्रोल या नॉन ऑफ दिस। याद रखिएगा, जो आपकी माता होती हैं, जो माँ होती हैं, बेटे के व्यवहार पर डायरेक्ट कंट्रोल करती हैं। उस उनके माता और बेटे के बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं आता, जब तक उसका शादी नहीं हुआ होता है। जब शादी हो जाता है, तो माता आपकी इनटैक्ट हो जाती है और उनकी वाइफ़ जो होती है, वो डायरेक्ट हो जाती है और वाइफ़ जो है, अपने पति को कंट्रोल करने लगती है। लेकिन जब बेटा का शादी नहीं हुआ रहता है, तो माता और बेटे के बीच में उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर भी बदल जाता है। इसलिए क्वेश्चन को समझकर ही आंसर को टिक आउट करना चाहिए। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा डायरेक्ट कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा एक औद्योगिकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव नहीं है? पहला ऑप्शन है जाति व्यवस्था में परिवर्तन, नगरीकरण, संयुक्त परिवार में परिवर्तन या राष्ट्रीयता की भावना में परिवर्तन।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका इंडिया है, इंडिया आपका एक सेक्युलरिज्म कंट्री है, यहाँ पे सारे धर्म को इम्पोर्टेंट दिया जाता है, उसे कहा जाता है सेक्युलरिज्म। तो इसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है इन ऑप्शन को ध्यान में देखकर। तो पहला ऑप्शन है, राज्य द्वारा आधिकारिक स्तर पर अल्पसंख्यक धर्म को बढ़ावा देना, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी किसी एक धर्म को बढ़ावा देना कभी भी सेकुलरिज्म का मकसद नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इंडिया आपका कभी भी सेकुलरिज्म नहीं होता। इंडिया हिंदू का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इंडिया हिंदू को बढ़ावा देता, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर जिसका जनसंख्या कम है उसको बढ़ावा दे, ऐसा कुछ नहीं होता। राज्य सभी धर्म को विरोध, ऐसा विरोध किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन को नहीं कर सकते हो आप। तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं क्योंकि 2 ऑलरेडी ऑप्शन मैंने कट कर दिए हैं, तो आपका ऑप्शन डी भी कट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा। मतलब चाहे आपका स्टेट हो, चाहे आपका कोई ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी एक रिलीजन को महत्व विशेष नहीं दिया जाता है। इसमें सारे धर्म को एक साथ लेकर चलना होता है, उसे कहा जाता है सेकुलरिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में कौन-सी एक पर्यावरण की प्रमुख समस्या और जोखिम नहीं है? पहला ऑप्शन है संसाधनों की चिंता, भूमंडलीकरण, प्रदूषण या वैश्विक तापमान वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबलाइजेशन। भारतीय संविधान का कौन-सा आर्टिकल जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है? मतलब आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, राइट टू लाइफ एंड लायबिलिटी। तो आपको बताना है कि किस आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 21। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 21 आपके राइट टू लाइफ एंड लायबिलिटी का अधिकार देता है। आर्टिकल 17 बीपीएससी तैयारी 3 में पूछा गया था कि आर्टिकल 17 किस अधिकार के लिए होता है। तो याद रखिएगा, अनटचबिलिटी जो छुआछूत होता है उसके लिए आर्टिकल 17 का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 14 आपको राइट टू स्पीक, आपको अधिकार बोलने का अधिकार होता है, उसको लिए महत्व दिया जाता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपको याद होना चाहिए। वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? इन चार ऑप्शन को देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, आचार्य विनोबा भावे या महात्मा गांधी। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और डेली से डेली बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो क्वेश्चन 117 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, एक समृद्ध पड़ोसी का निर्माण जो अपने परिवेश से दीवारों तथा प्रवेश द्वारों से अलग अलग होता है, जहाँ पर प्रदेश और निकास नियंत्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं गेटेड समुदाय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने महसूस किया कि प्रतिस्पर्धा का प्रभाव आमतौर पर हानिकारक होता है? पहला ऑप्शन है आर के मुखर्जी, जे एस मिल, टीपी मुखर्जी या सी डब्ल्यू मिल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जे एस मिल। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ये किसका तर्क है कि प्रोटेस्ट ईसाइयों की धार्मिक मान्यताएं पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में मददगार है? जे एस मिल का, कार्ल मार्क्स का, डेनियल बेल का या मैक्स वेबर का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आपका टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितना आज स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और ज़्यादा मेहनत करनी है। इसके लिए हमें आपको कंप्लीट पेड ग्रुप्स दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिल रहा है। सोशियोलॉजी में आपको जीके, जीएस जीके-जीएस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 15 प्रैक्टिस सेट, लैंग्वेज पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से 15 प्रैक्टिस सेट और सोशियोलॉजी में कंप्लीट आपका सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, सारे टॉपिक्स प्लस एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट 150 मार्क्स को नोट्स दिया जा रहा है। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालीफाई कर सकते हो, प्रॉपर आपको बताया जाएगा। इसके लिए हमने व्हाट्सएप पेड ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपको डेली क्यूज़, डेली प्रैक्टिस सेट और वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिससे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को जाँच सकते हो। इतना कंटेंट आपको सब कुछ मिलेगा सिर्फ़ 500 में, जो डेली आपके पॉकेट मनी से भी काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक डिटेल ले सकते हो। तो अभी मैसेज और कॉल कीजिए, डेली बहुत सारे बच्चे जॉइन कर रहे हैं। आप भी जॉइन कीजिए क्योंकि इस बार आपका सीट काफ़ी कम आने की उम्मीद है। तो कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो आप पीछे ना हो जाओ, अभी से तैयारी में लग जाओ और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालीफाई कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।